नया दिन, नई खबर, हर बड़ी खबर पर हमारी नजर। खबर जिसका हम पर, आप पर और इस देश की सियासत पर होगा असर, और इस बड़ी खबर के हर पहलू पर बजेगा नगाड़ा, क्योंकि यह है जनता का अखाड़ा। नमस्कार, मैं हूं आनंद नरसिम्हन। अखाड़ा में आज सबसे पहले बात करेंगे राकेश मारिया के खुलासे की, उनके आने वाली किताब में 26/11 मुंबई हमले को लेकर हुए एक और पर्दाफाश की आज बात करते हैं। सबसे पहले अखाड़ा में मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर राकेश मारिया ने किताब में यह दावा किया है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने माफिया डॉन दाऊद इब्राहिम को आतंकी कसाब को मारने का ठेका दिया था। यानी आईएसआई मुंबई हमले के आखिरी सबूत कसाब को दाऊद के मुर्गों के थ्रू आर्थर रोड जेल में मरवाना चाहती थी। अब राकेश मारिया ने अपनी किताब में कई और खुलासे किए हैं। उन्होंने किताब में लिखा है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने मुंबई हमले को हिंदू टेरर का कारनामा बनाने की साजिश रची थी। यह खुलासा अखाड़ा में हमने आपको कल दिखाया था। आज उसी किताब से कसाब, आईएसआई और दाऊद के लिंक का पर्दाफाश आपको हम दिखा रहे हैं। अब देखिए उसमें क्या लिखा है। उसमें, इस किताब में उन्होंने लिखा है कि आई वाज सरप्राइज्ड टू सी अ प्राइवेट कार स्लोइंग डाउन नियर मी, जयंत पाटिल वाज एट द व्हील। ये कह रहे हैं कि बाबुल नाथ के पास एक अनमार्क्ड व्हीकल थी, गाड़ी थी, जिसके पास जहां वो मिनिस्टर की कॉन्वॉय के लिए रुके थे, तब वो चौंक गए कि एक प्राइवेट कार उनके बगल में आकर रुकी। अब टॉपिक ऑफ डिस्कशन वाज कसाब सिक्योरिटी एंड सुपारी गिवन टू दाऊद टू किल हिम। अब इसमें और भी अंश हैं जो मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। अंग्रेजी में लिखा है उन्होंने, उसको हिंदी में आपके लिए हम उसका ट्रांसलेशन भी बताएंगे। लेकिन न्यूज 18 ने राकेश मारिया के इस दावे पर अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद के सबसे करीबी छोटा शकील से बातचीत की। छोटा शकील इस वक्त पाकिस्तान में छुपा हुआ है। न्यूज 18 से बातचीत में छोटा शकील ने राकेश मारिया के इन दावों को गलत बताया और कहा कि राकेश मारिया अपनी किताब को प्रमोट करने के लिए दाऊद के नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं। राकेश मारिया की बुक का लॉन्च हुआ है, जिसमें मारिया साहब ने कहा है कि कसब जो था वो जब आया था तो उसको कस्टडी में मारने की जिम्मेदारी दाऊद इब्राहिम को दी गई थी। तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? यार, मारिया साहब के इस झूठ का तो जवाब मेरे पास नहीं है। अगर वो भाई का नाम लेके अपनी बुक को प्रमोट करना चाहते हो तो बात अलग है। वो अपने किसी भी बच्चे के सर पर हाथ रख के कसम खाकर बोले ये बात सच है तो मानने वाली बात है। ये सिर्फ बुक को प्रमोट करने वाली बात, बस इससे आगे मुझे कुछ कहना नहीं। झूठ है। लेकिन छोटी सी बात और भी है कि मारिया साहब को झूठ बोलने की क्या जरूरत पड़ी है इतने साल बाद, क्योंकि वो तो उस टाइम पे वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट ओहदे पे थे, पूरा केस उन्होंने हैंडल किया। तो कोई ना कोई ऐसी चीज तो होगी जो कसम से बोली हो या कि कहीं से आई हो कि आप लोग इन्वॉल्व होना चाहते हैं इसको मारने के लिए। आज हिंदुस्तान में कौन झूठ नहीं बोलता है? टॉप से लेके बॉटम तक सबके सभी झूठ बोल रहे हैं। सबको पता है, आपको सबको पता है, मीडिया वाले सब झूठ कहते हैं। तो आपका अगर उन्होंने झूठ बोल दिया तो कौन सा बड़ा कमाल कर दिया। तो आपका कहना ये है कि आप किसी भी तरह से जो थे उसके कसब को मारने के लिए कहीं भी इन्वॉल्व नहीं थे? हमारा सब्जेक्ट ही नहीं है यार। हमारा सब्जेक्ट ही नहीं है कह रहे हैं कि राकेश मारिया अपनी किताब बेचने के लिए अनर्गल बातें कर रहे हैं। अब छोटा शकील भले ही इनकार कर रहा है, लेकिन राकेश मारिया ने अपनी किताब में यह लिखा है। उन्होंने लिखा है कि दाऊद को लेकर उनकी बात उस वक्त महाराष्ट्र सरकार में गृह मंत्री रहे जयंत पाटिल से हुई थी। अब वही कह रहे हैं कि आई रीच बाबुल नाथ इन एन अनमार्क्ड व्हीकल जस्ट अ लिटिल बिफोर 8. As I was waiting for the minister's convoy, I was surprised to see a private car slowing down near me. Jayant Patil was at the wheel. अब लाइक ऑर्डिनरी सिटीजन, यानी सामान्य नागरिकों की तरह, जयंत पाटिल यानी कि उस वक्त के गृह मंत्री, सामान्य नागरिकों की तरह मैं और जयंत पाटिल जी आर्थर रोड जेल गए। अब टॉपिक ऑफ डिस्कशन क्या था? वो कह रहे हैं कि कसाब की सिक्योरिटी एंड सुपारी गिवन टू दाऊद टू किल हिम। तो अब वो कह रहे हैं कि हम दोनों के बीच बातचीत इसकी हो रही थी कि कसाब को जेल में ही मारने की सुपारी दाऊद के गैंग को दी गई है। अब कार में उनके कह रहे हैं ये चर्चा हुई थी। अब उन्होंने और भी कहा है, उन्होंने कहा है कि जो मुकदमा है वो जल्दी शुरू होने वाला था, ट्रायल वुड कमेंस सून।
Kasab would be transferred to judicial custody to the Arthur Road jail, popular name for Mumbai Central Jail, the oldest prison in the city. यानी कि मुंबई की सबसे पुरानी जेल जो है आर्थर रोड जेल, उसको मुंबई सेंट्रल जेल की जगह उसको आर्थर रोड जेल के नाम से वो प्रसिद्ध है, वहां पर रखा जाता है. अब ये कह रहे हैं कि prisoners from two major gangs are kept in the same jail, likelihood of violent skirmishes. So prisons in Maharashtra are unofficially allotted to different gangs out of practical exigency. तो यानी कि अलग अलग गैंग के लोग अगर एक ही जेल में रखे गए तो वहां पर जेल के अंदर बहुत सारी मारपीट हो सकती है. तो उन्होंने कहा कि ये अनाधिकृत है, पर ऐसा ही होता है कि अलग अलग गुटों के लोगों को अलग अलग जेल में रखा जाता है. महाराष्ट्र में एक ही जेल में नहीं रखा जाता. अब उसमें उन्होंने ये कहा कि आर्थर रोड जेल जहां पे उसको रखने वाले थे कसाब को, वो दाऊद इब्राहिम गैंग का जेल माना जाता है. यानी दाऊद इब्राहिम से जुड़े जितने भी अपराधी हैं उस जेल में रखे जाते हैं. अब ये कहा जाता है कि जहां पर दाऊद गैंग को, कसाब को मारने की अगर कोई का षड्यंत्र रचना उनके लिए मुश्किल नहीं होता. अगर कुछ वहां पर अंडर ट्रायल है, कन्विक्ट है, जो ऑलरेडी अपराधी हैं, उनके थ्रू उसको मारना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होता. और ये साजिश रची जा रही थी. फिर उन्होंने कहा कि कैसा किया तो कैसे करें कि दाऊद का गैंग जो है ये सफल ना हो पाए. तो इसके रिगार्डिंग ये लोग जेल के अंदर गए. जेल के अंदर जाने के बाद उसमें लिखा गया है कि देखिए, कसाब को हर रोज मुकदमे के लिए काला घोड़ा लेके जाना पड़ता है एक और कोर्ट में. अब वहां पर भी सिक्योरिटी हैजार्ड था. तो फिर ये फैसला लिया गया कि मुकदमा जो है वो जेल के परिसर के अंदर ही किया जाएगा. दूसरी बात, एक अलग से सेल बनाया जाएगा, स्पेशल सेल, जिसके अंदर इसको एकदम महफूज रखा जाएगा. और ये लोग दोनों, राकेश मारिया और उस वक्त के गृह मंत्री जयंत पाटिल, अंदर गए जेल के और सब चौंक गए कि ये देखा रही, ये तो ऐसे अनाधिकृत ऐसे आ गए हैं जैसे आम कोई आ रहा है गाड़ी चलाकर, अपने आप ही आ गए हैं. और फिर जेल ऑफिशियल से बात करने के बाद कसाब की सुरक्षा की पूरी तरह से वहां पर जांच की गई और फिर उसके जो इंतजाम थे वो किए गए. अब महाराष्ट्र सरकार में मंत्री जयंत पाटिल ने राकेश मारिया के दाऊद पर किए गए दावे को सही बताया है. उन्होंने कहा कि मारिया ने मामले की जांच की है, इसलिए उनकी बात में सच्चाई है. राकेश मारिया ने अपनी बुक में लिखा कि जो लोग 10 लोग आए थे, वो लोगों ने हाथ में रक्षा पहना था, कलावा पहना था, हिंदू आई कार्ड लिए थे, नाम हिंदू रखे थे, बोलचाल वैसी ट्रेनिंग दी, ताकि इस पूरे आतंकी हमले को डाइवर्ट करके हिंदू आतंकवाद की तरफ ट्रांसफ़र किया जा सके और ध्यान डाइवर्ट किया जा सके. नहीं, राकेश मारिया ने वो केस को इन्वेस्टिगेट किया था और शुरू से वो उसमें थे. उन्होंने कसाब को भी इंट्रोगेट उन्होंने ही किया था और इसीलिए वो जो बोल रहे हैं वो सच होगा ही, उसमें कोई शक नहीं है. और मुझे लगता है कि उन दिनों में जो भी हुआ मुंबई में, उसमें ये बाहर से लोग आए और उन्होंने हिंदू आतंकवाद है ऐसा बताने की कोशिश की. फिर भी लोगों को 2-4 घंटे में पता पड़ गया कि ये कौन लोग हैं और इसलिए उन्होंने क्या दिखाया और अनुभव क्या आया या वस्तुस्थिति क्या सामने आई, उसमें फ़र्क है. तो जयंत पाटिल साहब इस बात को नहीं नकार रहे हैं कि वो गाड़ी में राकेश मारिया के साथ गए थे आर्थर रोड जेल और वहां के इंतजामात देखे थे और इतने पुख्ता इंतजामात, अलग से सेल बनवाया गया, दीवारें इतनी पक्की की गई कि रॉकेट लॉन्चर से भी अगर इसको भेदने की कोशिश की जाए तो भी उस प्रिजन सेल को भेदा ना जा सके. रमेश महाले साहब जो इन्वेस्टिगेशन में बिल्कुल राकेश मारिया जी को रिपोर्ट करते थे, हमारे साथ फोन पर हैं. साथ ही हमारे साथ पूर्व एडीजीपी महाराष्ट्र प्रेम कृष्ण जैन भी हमारे साथ हैं. अब जरा रमेश माले जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या ये जो दाऊद को सुपारी दी गई थी कसाब को मारने की, ये बात सच है कि नहीं है? क्योंकि छोटा शकील न्यूज़ 18 से बात करके कहता है कि इसमें कुछ तथ्य नहीं है, अपनी बुक बेचने के लिए राकेश मारिया मनगढ़ंत बातें लिख रहे हैं. पहली बात ऐसी है, अगर ऐसी कोई भी खबर आती है तो मेरे जैसे छोटे आदमी को, छोटे अफसर को ये बताया नहीं जाता है. लेकिन उस वक्त मारिया साहब ने मुझे ये बताया था, एट एनी कॉस्ट ही शुड नॉट डाई इन पुलिस कस्टडी. अभी ये जो है कि ही शुड नॉट डाई इन पुलिस कस्टडी, यानी इसके इस वजह से ही हमने उसके गार्ड के लिए एक SRP प्लाटून मंगाया था. हमारे एलए का जो गार्ड था वो था, हमारे क्राइम ब्रांच के गार्ड थे. और यही नहीं कि हम उनको खाना यानी पानी, उनके लिए उनका भी ध्यान रखते थे. अभी बेसिक क्या था वो मुझे बताया नहीं था और मुझे बताने से नहीं भी, हमारे जो रूल्स में है
मीन्स हमारा जो जनरल ये है उसमें क्या है वो बताते नहीं है, लेकिन मेरे को क्या करना है वो बताते हैं। पर माला जी इतना साफ है, इतना साफ है कि कसब को मारने की कोशिश होने वाली थी। कोई ना कोई ये चाहता था कि कसाब जेल में मर जाए। बता रहा हूँ कि वो मरना नहीं चाहिए। अभी फिर वो खाना भी खाने के बता, हमने सिर्फ प्रोटेक्शन का ही देता नहीं, हमने खाने का भी ऊपर ध्यान दिया कि उसको अनाप शनाप देना नहीं चाहिए, हमारे घर का ही खाना उसको जाना चाहिए। दैट वी हैव सीन। तो कौन सी क्या स्पेसिफिक खबर थी वो मुझे नहीं, मैं ये कह रहा हूं, पर आपको इतना अंदाजा दिया गया था कि कसाब को मारने की कोशिश होने वाली है, कोई ना कोई तो कोशिश करेगा कि कसाब जेल में मर जाए। ऐसा नहीं बोला, नहीं बोला। वो मरना नहीं चाहिए, कस्टडी में मरना नहीं चाहिए। लेकिन अगर अभी जयंत पाटिल साहब ने भी बोला कि उधर जो इसमें अपना जेल में बुलेट प्रूफ जो ये बनाया था, वो ये सब देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि कुछ तो भी स्पेसिफिक होगा। मैं 101% तो नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन एक जनरल ये सिचुएशन देखने के बाद मैं कुछ अनुमान निकाल सकता हूँ। वो अनुमान से मुझे लग रहा है कुछ तो भी होगा, लेकिन क्या है वो मुझे मालूम नहीं, मेरे को अच्छा। लेकिन रमेश जी एक आखिरी सवाल, उज्जवल निकम जी भी हमारे साथ फोन पर जुड़ रहे हैं, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं वो 26/11 केस के। लेकिन रमेश मारिया जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या ये बात सही है कि राकेश मारिया जी और जयंत पाटिल गाड़ी चला के आर्थर रोड जेल गए थे? देखिए सिर्फ वो दो गए थे? हर मोमेंट तो मैं, देखिए एक मिनट, हर एक मोमेंट पे तो मेरा सबक हो ही नहीं सकता है ना सर। हर एक मैं जब भी था तभी कभी भी मेरा जाने का उधर कभी आया कि हमारे ट्रायल के बाद पर ये तो ट्रायल से पहले की बात है। जो मारिया साहब ने लिखा है वो ट्रायल से पहले की बात है, कि ट्रायल शुरू होने से पहले की बात है। मेरा पहला जाने का मेरा सवाल ही नहीं पैदा होता है। आई वॉज बिजी इन इन्वेस्टिगेशन। उधर क्या होने वाला है वो अगला देखना है मुझे। तो आप के पहले का जो है तो मैं कभी उधर गया नहीं था। ना तो मैं जयंत पाटिल साहब को देखा, ना तो मैं मारिया साहब को देखा। ठीक है, तो मैं ही गया नहीं हूँ तो सवाल ठीक है। लेकिन आपको इतना ये आदेश जरूर दिया गया था कि वो सब कुछ किया जाए ताकि ये कस्टडी में मरे नहीं। रमेश माले साहब धन्यवाद। रमेश माले साहब धन्यवाद। लेकिन स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर उज्जवल निकम हमारे साथ हैं, प्रेम कृष्ण जैन भी हमारे साथ हैं, फॉर्मर एडिशनल डीजीपी जो है एडीजीपी महाराष्ट्र। जय साहब, मैं इससे पहले कि आपकी ओर रुख करूं, मैं उज्जवल निकम साहब से जानना चाहूंगा, क्या ये अंदाजा आपको था मिस्टर उज्जवल निकम कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई कसाब को कस्टडी में मारने की कोशिश करेगा? देखिए, कसाब एक पाकिस्तान के खिलाफ लाइव एविडेंस था, इसलिए ये बहुत जरूरी भी था कि कसाब जेल में पूरी ट्रायल तक जिंदा रहे। उसमें कोई शक नहीं कि जो भी जालिम मुलजिम रहता है वो मुलजिम के पूरे प्रोटेक्शन के लिए पुलिस हर कोई की कोशिश करती है। लेकिन मुझे पता नहीं है कि क्या किसकी खबर थी क्या नहीं थी, क्योंकि ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट रहता है। और इन्वेस्टिगेशन में कभी कभी इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन रहती है जो चार्जशीट का भाग नहीं बन सकता है। मेरा जो काम है वो चार्जशीट दर्ज होने के बाद जो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन में जो सबूत इकट्ठा किए उसको कोर्ट में पेश करना और अभियुक्त के खिलाफ जो आरोप लगाए वो प्रूव करना। मैं आपकी बात समझता हूं, लेकिन कहीं ना कहीं मैं कह रहा हूं चार्जशीट में भले ही ना हो, पर क्या आपको अनऑफिशियली अनाधिकृत कभी ये संकेत मिले कि कसाब की जिंदगी को खतरा था जेल के अंदर, भारत के अंदर ही उसको खत्म करने का, ट्रायल से पहले उसको खत्म करने की कोई ना कोई मुहिम, कोई ना कोई साजिश रची जा सकती है? क्या इसका आपको कभी अंदाजा दिया गया था? नहीं, मुझे इस प्रकार का कोई अंदाजा किसी ने दिया नहीं था जी, लेकिन पुलिस प्रोटेक्शन उसको काफी तगड़ा था, ये बात बिल्कुल सही है जी। लेकिन ऐसा कोई इंफॉर्मेशन मुझे नहीं थी जी। उज्जवल निकम साहब धन्यवाद। अब मैं जरा जैन साहब से जानना चाहूंगा। जैन साहब, एक बात राकेश मारिया जी ने कही है कि मुंबई में और महाराष्ट्र में ये है कि अलग अलग जो गैंग के विपरीत जो राइवल गैंग्स हैं उनको एक ही जेल में नहीं रखा जाता और आर्थर रोड में ज्यादातर दाऊद गैंग से जुड़े अपराधी उनको कैद किया जाता है। ये बात सही है? जी, काफी हद तक ये बात सही है कि क्योंकि जेल्स में आमतौर पे गैंग वॉर होते रहते हैं, तो इस तरह के गैंग वॉर नहीं होने चाहिए, लोगों ने एक दूसरे के ऊपर हमला नहीं करना चाहिए, इसलिए कोशिश की जाती है कि इन लोगों को अलग से रखा जाए। पहले अलग अलग बैरक में भी रखा जाता था, लेकिन उसके बावजूद भी ये गैंग राइवलरी चलती रहती थी, मारामारी चलती रहती थी, इसलिए ये सिचुएशन को देख के डिसाइड किया जाता है कि कौन से गैंग के लोगों को कौन सी जेल में रखा जाए। तो नॉर्मली मुंबई जेल, थाना जेल
नागपुर जेल है, अमरावती जेल, इस तरह से इन लोगों को अलग अलग जगह पे रखा जाता था। और जहां तक आपने बात करी कि ये इंफॉर्मेशन पुलिस के पास में क्लियर नहीं थी, देखिए कई चीजें स्वाभाविक हैं जी। आप उस समय की आवाज उस समय की आप सिचुएशन को जरा जानने की कोशिश करिए जी कि एक आत्मघाती पथक मुंबई में दाखिल हुआ, जिनका ब्रीफ ये था कि वो जिंदा नहीं रहने चाहिए, उनको वापस जाने की उम्मीद नहीं थी और उनका ब्रीफ बहुत क्लियर था कि उन्होंने ज्यादा से ज्यादा लोगों को मारना है, इस सिचुएशन को ज्यादा से ज्यादा समय तक अलाइव रखना है जी। इसलिए ये अनायास एक ऐसी घटना हुई जिसमें अजमल कसाब मिल गया और वो जिंदा मिला। तो एक पाकिस्तान की साजिश को एक्सपोज करने के लिए वो एकमेव सूत्र उस समय मुंबई पुलिस के पास में था। उस समय की सिचुएशन आपको मालूम है कि इसके अंदर दाऊद का हाथ था, दाऊद के का जो नेटवर्क था उसको भी यूज किया गया था। तो इसलिए ये बहुत स्वाभाविक सोच थी कि उसको मारने की कोशिश की जाएगी और ये सारा जो कॉन्स्पिरेसी है और ये पूरा ऑपरेशन किस तरह से अंजाम दिया गया, ये एक्सपोज ना हो, इस चीज की भी कोशिश की जाएगी जी। इसलिए ये एक प्रिजम्पशन थी कि उसको मारने की कोशिश की जाएगी ताकि ये ट्रायल जो है वो अपने आखिरी पड़ाव तक ना पहुंचे। पर एक बहुत दिलचस्प बात की आपने जैन साहब, आपने कहा कि 26/11 के को अंजाम देने में दाऊद के नेटवर्क का भी इस्तेमाल किया गया था, यानी दाऊद का हाथ भी है इसमें। देखिए ये बात कोई आज की बात नहीं है, ये बात सभी लोगों को विदित है कि दाऊद जो है, जो पाकिस्तान में छुपा बैठा है, उसके पूरे नेटवर्क का, उसके पैसे का उपयोग पाकिस्तान भारत में आतंकवादी कार्रवाइयां करने के लिए समय समय पर करता रहा है और बहुत प्रभावशाली तरीके से करता रहा है। इंडिया में, भारत में बहुत सारे स्लीपर मॉड्यूल्स हैं जिनको सपोर्ट करना, जिनको अलाइव रखना, वो काम जो है वो दाऊद की मदद से भारत में किया जाता था और काफी हद तक अब भी जो थोड़ा बहुत उसका नेटवर्क बचा खुचा नेटवर्क है वो अभी भी दाऊद के टच में है। आप देख लीजिए कि टाइगर मेमन की फांसी के टाइम पे, उसके अंत्येष्टि के टाइम पे 15,000 लोगों का हजूम वहां पे जमा था कि टाइगर मेमन को इतना बड़ा कोई वीवीआईपी नहीं था कि उसके लिए 15,000 लोग जमा हो। तो ये जो था वो सारा दाऊद का नेटवर्क था, उसके जो सिंपैथाइजर थे, उसके साथ में जो सहानुभूति रखने वाले लोग थे, वो उस तरह के लोग थे। इसलिए दाऊद का यूज पाकिस्तान करता रहा है, उसी कारण से दाऊद जो है उसको पाकिस्तान अपने यहाँ होने का नकार रहा है, उसको वापस हिंदुस्तान भेज नहीं रहा। तो ये सारी चीजें बहुत अच्छी तरह से सभी लोगों को मालूम है। मैं जानता हूं ये सर्वविख्यात है, सब सर्वज्ञात है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है क्योंकि राकेश मारिया ने कहा कि ये जो सुपारी की जो बात की है, उन्होंने लिखा है कि द टॉपिक ऑफ डिस्कशन वाज कसब सिक्योरिटी एंड द सुपारी गिवन टू दाऊद टू किल हिम। और ये डिस्कशन राकेश मारिया कहते हैं उनके उस वक्त के गृह मंत्री जयंत पाटिल के साथ उन्होंने की और ये गाड़ी में जयंत पाटिल गाड़ी चला रहे थे, ये 2 व्यक्ति थे और इन्होंने आर्थर रोड जेल जाते वक्त इस पर बात की। अब जैन साहब मैं एक काम करना चाहूंगा, मैं वापस आपको, छोटा शकील ने न्यूज 18 से बात की, न्यूज 18 ने छोटा शकील से राब्ता किया, उससे बात की और पूछा कि देखो राकेश मारिया कहते हैं कि डी गैंग के पास कसाब को मारने की सुपारी थी। मैं बस आपको सुनाना चाहूंगा कि छोटा शकील ने क्या कहा। राकेश मारिया की बुक का लॉन्च हुआ है जिसमें मारिया साहब ने कहा है कि कसब जो था वो जब आया था तो उसको कस्टडी में मारने की जिम्मेदारी दाऊद इब्राहिम को दी गई थी। तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? यार मारिया साहब के इस झूठ का तो जवाब मेरे पास नहीं है। अगर वो भाई का नाम लेके अपनी बुक को प्रमोट करना चाहते हो तो बात अलग है। वो अपने किसी भी बच्चे के सर पर हाथ रख के कसम खाकर बोले ये बात सच है तो मानने वाली बात है। ये सिर्फ बुक को प्रमोट करने वाली बात है, बस इससे आगे मुझे कुछ कहना नहीं। झूठ ही है। लेकिन छोटी सी बात और भी है कि मारिया साहब को झूठ बोलने की क्या जरूरत पड़ी है इतने साल बाद, क्योंकि वो तो उस टाइम पे वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट ओहदे पे थे, पूरा केस उन्होंने हैंडल किया। तो कोई ना कोई ऐसी चीज तो होगी जो कसम से बोली हो या कि कहीं से आई हो कि आप लोग इन्वॉल्व होना चाहते हैं इसको मारने के लिए। आज हिंदुस्तान में कौन झूठ नहीं बोलता है? टॉप से लेके बॉटम तक सबके सभी झूठ बोल रहे हैं। सबको पता है, आपको सबको पता, मीडिया वाले सब झूठ कहते हैं। तो आपका अगर उन्होंने झूठ बोल दिया तो कौन सा बड़ा कमाल कर दिया। तो आपका कहना ये है कि आप किसी भी तरह से जो थे उसके कसब को मारने के लिए कहीं भी इन्वॉल्व नहीं थे? हमारा सब्जेक्ट ही नहीं है यार वो। अब जैन साहब बताइए, छोटा शकील को क्या कहेंगे? देखिए छोटा शकील ने जो बोला, ये जो जानकारी है कि उसको मारने की इंटेलिजेंस आई थी, ये कहीं शेयर की गई, ये बात मेरे सुनने में कभी आई नहीं।
और अभी थोड़ी देर पहले मैंने जयंत पाटिल साहब को भी सुना, उन्होंने भी जो शब्द प्रयोग किया है वो ये कहा है कि ये चीज हो सकता है राकेश मारिया केस का इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे इसलिए उनको जानकारी होगी। ऐसा उन्होंने ये नहीं कहा कि ये इन्फॉर्मेशन मेरे साथ में शेयर की गई या मैं उसके साथ में जेल में मिलने गया। जैसा मैंने आपको कहा है कि ये स्वाभाविक था कि पूरे गैंग में से, उस पूरे टेररिस्ट ग्रुप में से एक ही आदमी जीवित मिला, उससे जो पाकिस्तान की जो पूरी कॉन्स्पिरेसी वो ओपन होने वाली थी, ये बहुत स्वाभाविक था कि इस व्यक्ति को जेल में मारने की कोशिश की जाएगी और जेल में मारने की कोशिश के में पाकिस्तान की कोई हिम्मत नहीं है कि वो जेल में आके किसी व्यक्ति को मारे। उसके लिए यहाँ के किसी लोकल नेटवर्क का यूज किया जाएगा और वो लोकल नेटवर्क सिर्फ दाऊद का हो सकता है, ये भी सब। तो ये सब चीजें एक कड़ी में जुड़ती है। लेकिन अगर हम ये कहें कि हमारे पास में कोई इस तरह की इंटेलिजेंस थी, मेरे सुनने में कभी इस तरह की इंटेलिजेंस नहीं आई कि ये कि पाकिस्तान की तरफ से उसको मारने की कोशिश की जाएगी। ये सब हमारी तरफ से प्रिजम्पशन थी। जब हम बैठ के ब्रेनस्टॉर्मिंग करते थे कि क्या होना चाहिए इस केस के अंदर, कैसा होगा, तो ये होता था भी कसाब को मारने की कोशिश की जाएगी और उसकी ये कारण मीमांसा ये है। तो क्योंकि उन्होंने यही लिखा है कि द टॉपिक ऑफ डिस्कशन वाज कसाब सिक्योरिटी एंड द सुपारी गिवन टू दाऊद टू किल हिम। और ये डिस्कशन वो कह रहे हैं लाइक ऑर्डिनरी सिटीजंस, वन ऑन वन डिस्कशन था राकेश मारिया और जयंत पाटिल के बीच। जयंत पाटिल ने सिरे से इसको नकारा नहीं है। जब हमसे बात की उन्होंने कहा राकेश मारिया ने अगर किताब में लिखी है तो बात सही होगी। जी, तो मैं वही कह रहा हूँ आपको, अगर दो लोगों के बीच में एक बात हुई तो उसको कंफर्म या डिनाई करने की पॉसिबिलिटी उन दोनों के बीच में है। अब एक व्यक्ति ने ये बात कही है, दूसरे ने उसको एक्सेप्ट भी नहीं किया। उन्होंने, ठीक है, राकेश मारिया इज ए वेरी सेलिब्रेटेड ऑफिसर, उन्होंने नहीं कोशिश की कि मैं उसको इसकी बात को चुटलाऊं, लेकिन उन्होंने ये भी नहीं कहा कि हमारी ये बात हुई थी। और इतनी इंपॉर्टेंट बात अगर इंटेलिजेंस सोर्सेज के माध्यम से हुई थी तो इंटेलिजेंस कहीं हवा में नहीं आती। इंटेलिजेंस जो कहीं ना कहीं रिटर्न में आती है कि ये इस तरह से आपकी जान को खतरा है, पाकिस्तान उसको बढ़वाने की कोशिश करेगा, दाऊद ग्रुप का यूज करेगा। तो ये कहीं इस तरह की इंटेलिजेंस की बात आज तक मेरे ध्यान में या मेरे संज्ञान में आई नहीं। जी, जैन साहब हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। विवेक गुप्ता भी हमारे साथ हैं। विवेक, सबसे बड़ी बात यह है कि राकेश मारिया को न्यूज़ 18 से बात करनी चाहिए। राकेश मारिया को चाहिए कि छोटा शकील का जवाब दें, क्योंकि छोटा शकील पर तो हम भरोसा नहीं कर सकते, राकेश मारिया पे हम जरूर भरोसा करेंगे, क्योंकि महाराष्ट्र एटीएस के चीफ हैं, पूर्व मुंबई के कमिश्नर हैं, 26/11 का इन्वेस्टिगेशन उन्होंने संभाला और उन्होंने सारी बातें एकदम सपाट लिखी हैं। यहां तक कई सारी बातें उन्होंने लिखी हैं और इसकी जिम्मेदारी वो उन्हें लेनी पड़ेगी। किताब उन्होंने लिखी है, उन्होंने कहा है लेट मी से इट नाउ, अब कहने का वक्त आ गया, मैं कहता हूं, और वो कह रहे हैं कई सारी बातें। हाँ बिल्कुल सही कहा आनंद आपने। देखिए, हमने राकेश मारिया को बार बार अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो कल से फोन पिक नहीं कर रहे हैं, मैसेज का रिप्लाई भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह मैं आपको बताना चाहूंगा, 26/11 हमला पूरा हमने कवर किया, पूरा ट्रायल कवर किया है। हमें पता है कि कितनी सिक्योरिटी थी वहां पर, जितनी सिक्योरिटी आर्थर रोड जेल के बाहर थी उससे ज्यादा सिक्योरिटी आर्थर रोड जेल के अंदर थी। जो जर्नलिस्ट थे, जैसे हम लोग जब भी अंदर जाते थे, बाकायदा हम लोग को 4-5 लेयर क्रॉस करना पड़ता था। बाकायदा हमारा एक स्पेशल आईडी कार्ड बना हुआ था और पुलिस का भी आईडी कार्ड बना हुआ था। उस बिना आईडी कार्ड के आप आर्थर रोड जेल के गेट के सामने भी नहीं खड़े हो सकते थे। 4 लेयर क्रॉस करने के बाद जब हम लोग कोर्ट रूम में पहुंचते थे तब कसाब को लाया जाता था, वो भी हमसे कम से कम 20 या 25 मीटर दूर रखा जाता था, ताकि हम या कोई भी पत्रकार या पुलिस उस तक ना पहुंच पाए। तो सिक्योरिटी की बात करें तो सिक्योरिटी काफी ज्यादा टाइट थी। और न्यूज 18 ने जब 2009 से जब ये पूरा ट्रायल शुरू हुआ था आर्थर रोड जेल में, जब कसाब को रखा गया था, उस समय जब हम जेल अथॉरिटी से हमने आज सुबह बात की, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि खतरा बहुत ज्यादा था कसाब के ऊपर। एक बड़ा चैलेंज था जेल अथॉरिटी और मुंबई पुलिस के ऊपर कि इसे किसी भी हालत में खरोच नहीं आनी चाहिए। मुंबई आर्थर रोड जेल में डी कंपनी के लोग हैं, छोटा राजन के लोग हैं, कई गैंगस्टर के लोग हैं, तो बड़ा चैलेंज था। तो दबे मुंह कहीं ना कहीं इस बात को लोग मान रहे हैं कि खतरा जरूर था और उसे बचाने के लिए हमने हर संभव सबसे बड़ी बात विवेक जो आपने कही कि आपने कहा ट्रायल के दौरान ये बताया गया, लेकिन राकेश मारिया ने जो लिखा है, राकेश मारिया ने कहा ये ट्रायल से पहले, यानी मुकदमा शुरू होने से पहले की बात है कि जब उसको आर्थर रोड जेल में रखा गया कसाब को, तब कि ये भापते हुए कि उसके नाम की सुपारी दाऊद गैंग को दी गई है और दाऊद गैंग से जुड़े हुए ही उपद्रवी और अपराधी आर्थर रोड जेल में कैद रहते हैं, इसीलिए जाकर उन्होंने सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम किए। इस बात को उन्होंने ठहराया कि ट्रायल जो है वो जेल के परिसर के अंदर होगी और फिर ऐसा एक स्पेशल सेल बनाया जाएगा जिसकी दीवारें इतनी ताकतवर और इतनी सख्त हो कि रॉकेट लॉन्चर से कभी अगर प्रयोग किया जाए तो भी उस दीवार को भेदा ना जा सके, और उस सेल के अंदर अजमल कसाब को रखा गया था। यानी ये सब मुकदमा शुरू होने पहले की बात है। विवेक गुप्ता, रमेश महाले, प्रेम कृष्ण जैन और उज्जवल निकम, बहुत बहुत धन्यवाद आपके इनपुट्स के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अखाड़ा में। एक और बड़ी खबर, मुंबई से अलग हटकर, राकेश मारिया से अलग हटकर बात करते हैं राम मंदिर की। जी हां, अयोध्या में राम मंदिर के लिए बनाए गए ट्रस्ट की पहली बैठक दिल्ली में होने वाली है।
जानकारी के मुताबिक इस बैठक में मंदिर बनाने की तारीख तय करने पर चर्चा की जा सकती है। मंदिर ट्रस्ट के 2 नए सदस्यों के चयन पर भी बैठक में चर्चा होगी। उम्मीद जताई जा रही है कि राम मंदिर का निर्माण 2 अप्रैल को पड़ने वाली रामनवमी से शुरू हो सकता है। ट्रस्ट की इस पहली बैठक में मंदिर बनाने की समय सीमा पर भी विचार किया जा सकता है, जबकि मंदिर बनाने के लिए पारदर्शी तरीके से चंदा लेने पर भी इस बैठक में विचार होने की संभावना है। सर, आज जो शाम को बैठक होने वाली है राम मंदिर को लेकर, उस बैठक में क्या खास रहेगा? अभी तो आज पहली बैठक है जी। उसमें और कोई एजेंडा सामने नहीं आया है। अनौपचारिक बैठक होगी, परिचयात्मक, और बैठक में क्या होगा तो बैठक में ही पता चलेगा। सर, लोगों को बहुत उम्मीदें हैं कि बैठक में राम मंदिर का खाका तैयार होगा और उम्मीद है कि राम मंदिर के निर्माण की जो तारीख है उस पे भी चर्चा हो सकती है। संभव है कि तिथि पर विचार हो। अभी 2 सदस्यों की कमी है, उस पर विचार हो। और हम तो चाहते हैं कि शीघ्र मंदिर निर्माण की तिथि निश्चित हो। कामेश्वर जी, जो बैठक होने वाली है वो कहाँ पर बैठक होगी, कितने मेंबर हैं और एजेंडा क्या है? देखिए, मेंबर तो बड़ी साफ है, 15 हैं, जिसमें से कुछ मेंबर पहले से जो सरकार के द्वारा तय है वो मेंबर सब लोग को सूचित किया गया है। उसमें नए एक केवल अयोध्या के जो माननीय कलेक्टर साहब हैं उनको जोड़ा गया है। बाकी का नाम अभी तक नहीं आया। हमको लगता है जो हम लोगों को पत्र मिला उसमें 9 लोग बैठक के लिए अभी सूचित किए गए हैं, वो बैठेंगे। जहाँ तक आपका एजेंडा का मामला है, अभी चूंकि आपस में हम लोग बैठे नहीं थे, एक दूसरे का विचार का आदान प्रदान नहीं हुआ है, तो कोई बैठक की सूचना है, परंतु एजेंडा तय तब होगा जब हम सब लोग बैठ के अपनी अपनी बात रखेंगे। प्रभु राम के जन्मदिन का भी दिन आया सुझाव में, अक्षय तृतीया का भी है सुझाव में, लेकिन चूंकि वो सारा विषय जो हिंदू जीवन पद्धति से जुड़ी हुई बात है, उसमें मंदिर हो या गृह निर्माण हो, उसमें कई प्रकार के विचार होते हैं। ग्रह का अमित पांडे हमारे साथ जुड़ रहे हैं और डिटेल्स के साथ। तो क्या 2 अप्रैल से शुरू हो जाएगा राम मंदिर पर काम? शिलान्यास की तारीख आज से 2 महीने पहले मैं अमित आपको बताना चाहूंगा कि डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने मुझे यही तारीख बताई थी। उन्होंने कहा राम नवमी के दिन 2 अप्रैल को शिलान्यास होगा, और आज जब ये ट्रस्ट पहली बार बैठने वाला है तब भी इसी तारीख पर चिंतन होगा। देखिए, ज़्यादातर जो लोग ट्रस्ट के लोग हैं उनकी यही राय है कि जो रामनवमी का पहला दिन है और नवरात्रों का पहला दिन है, उस दिन मंदिर निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो या फिर उस दिन तारीख का ऐलान हो शुभ मुहूर्त देखकर। लेकिन चूंकि आज ट्रस्ट की यहाँ पर पहली बैठक है, तो सबसे पहली ज़रूरी चीज़ है कोरम का पूरा होना। 9 सदस्य हैं, 2 और किन किन सदस्यों को नामित किया जाएगा, इस बात का यहाँ पर फैसला लिया जाएगा। और उसके बाद अलग अलग चीज़ें यहाँ पर सामने आ रही कि किस नक्शे के आधार पर मंदिर बनेगा। जिस नक्शे को मंदिर न्यास परिषद ने पिछले इतने सालों से प्रचारित किया, क्या वो नक्शा रहेगा या फिर कोई और नक्शा रहेगा? इसके अलावा जो सदस्य हैं, बाकी के 2 सदस्य हैं, उनका बैकग्राउंड क्या होगा, इस बारे में भी यहाँ पर चर्चा होगी। और इसके अलावा ये भी ध्यान रखा जाएगा कि प्रतिनिधित्व की जो बात सामने आ रही थी, जो सवाल उठाए जा रहे थे, संपूर्ण वर्ग को, सब लोगों को यहाँ पर बराबर प्रतिनिधित्व मिले, उसकी भी इस ट्रस्ट में यहाँ पर चर्चा होगी। तो कुल मिलाकर जल्द से जल्द ये पहले कोरम और कॉन्स्टिट्यूशन इस ट्रस्ट का पूरा किया जाएगा, उसके बाद तिथि पर चर्चा होगी। अब अभी 2 जो नाम है वो भी नाम सामने आए हैं कि चंपत राय और महंत नृत्य गोपाल का नाम भी इसमें शुमार होगा। आइए आपको दिखाते हैं कि बनने वाला राम मंदिर किस तरह का होगा। बड़ी खबर यह है कि राम जन्मभूमि ट्रस्ट से जुड़ी हुई कि
का हम आपको दिखा रहे हैं वो राम मंदिर हूबहू हमने स्टूडियो के भीतर ही तैयार किया है। राम मंदिर 2 मंजिल का होगा और इस 2 मंजिल की खूबसूरती कैसे बढ़ेगी, वो इस तरह से बढ़ेगी कि नागर शैली में बनेगा राम मंदिर, सोमनाथ और पुरी के मंदिर की तरह ही। इसके साथ ही इसकी खूबसूरती बढ़ाने के लिए 10 फीट का चौड़ा पैसेज बना होगा। इस पैसेज के लिए ताकि श्रद्धालुओं को आने में दिक्कत ना हो, परिक्रमा के रास्ते में किसी तरह की अड़चन ना हो। चलिए अब थोड़ा दूर लेकर चलते हैं, मंदिर के आसपास का हिस्सा आपको दिखाते हैं। वो हिस्सा कैसे खूबसूरत बनाया जाएगा, नजर डालिए। अगल बगल छोटे छोटे मंदिर होंगे, इस तरह वो मंदिर दिखेंगे और उसके आसपास खूबसूरत हरियाली नजर आएगी। और इस तरह से तालाब बीच में होगा जिसमें खूबसूरती बढ़ाने के लिए तमाम चीजें की गई होंगी। साथ ही साथ मुख्य दरवाजे पर विजय स्तंभ कुछ इस तरह से खड़ा होगा। ये देखिए, इस तरह से वो खूबसूरती में 4 चांद लगाएगा। और तालाब आसपास दोनों तरफ हो गए, लंबाई होगी 268 फीट, चौड़ाई होगी 140 फीट। इसके अलावा एक और जानकारी जो बेहद अहम है वो ये कि मंदिर की ऊंचाई होगी 128 फीट। चलिए मंदिर के अंदर आपको हम लेकर चल रहे हैं। अंदर की खूबसूरती का नज़ारा अपने आप में अद्भुत होगा। राम मंदिर में कुल 212 खंबे होंगे। ये 212 खंबे कैसे नक्काशी इन पर की गई होगी, सोचिए क्या नायाब नक्काशी होगी जो देखते ही लोगों का, श्रद्धालुओं का मन मोह लेगी। राम मंदिर में रामलला को नीचे की मंजिल पर विराजमान किया गया है और इस पूरे मंदिर में निचली जो मंजिल है उसमें 106 खंबे होंगे। हर खंबे की जो ऊंचाई है वो है 16.6 फीट की और हर खंबे पर अलग अलग देवी देवताओं की 16 मूर्तियां उकेरी जाएंगी और ज़बरदस्त खूबसूरत तरीके से नक्काशी की जाएगी। इसके साथ ही पूरे मंदिर में 24 दरवाजे होंगे और इन 24 दरवाज़ों की खूबसूरती बढ़ाने के लिए इनकी चौखट संगमरमर की बनाई जाएगी जो और ज़्यादा इनकी खूबसूरती में 4 चांद लगाएगी। तो कुछ इस तरह से ये राम मंदिर नज़र आएगा। और इसी के साथ ही हम ऊपरी मंजिल के हिस्से में आपको लेकर आ रहे हैं। ये है राम दरबार। तो उस राम मंदिर की तस्वीर जिस पर पूरे देश की निगाहें हैं, यहाँ इस ऊपरी मंजिल पर भी 106 खंबे होंगे पहली मंजिल में और इसी के साथ ही यहाँ भी खूबसूरत तरीके से नक्काशी की जाएगी। तो बरसों से इंतजार किए जा रहे राम मंदिर की ये पहली और अद्भुत तस्वीर है। एक बड़ी खबर अयोध्या से आ रही है। कोरोना वायरस को देखते हुए अयोध्या नगर निगम ने मांस की बिक्री पर रोक लगा दी है। ये रोक नगर निगम के क्षेत्र में होगी। इससे जुड़े हुए आदेश नगर निगम की तरफ से जारी कर दिए गए हैं। बीजेपी के आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने थोड़ी देर पहले सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ पर शाहीन बाग में प्रदर्शन कर रहे लोगों को भड़काने का आरोप लगाया है, जिसके लिए उन्होंने सोशल मीडिया पर तीस्ता सीतलवाड़ का एक वीडियो शेयर किया। इस वीडियो के साथ किए ट्वीट में अमित मालवीय ने दावा किया कि तीस्ता सीतलवाड़ ने शाहीन बाग में प्रदर्शन कर रहे लोगों को भड़काया और उन्हें यह बताया कि मध्यस्थता के लिए होने वाली बैठक के दौरान कैसे सवाल पूछने चाहिए। ये बताइए कि सवाल ठीक है क्या? ठीक है आप लोग, ठीक है, जवाब आप ही के होंगे। ये सिर्फ सवाल है, जवाब आप ही के होंगे। तंग रूप का मतलब होता है कि आप लोग यहाँ पे 24 घंटा यहाँ बैठे हैं। हो सकता है आप हफ्ते में 1 बार आए, हो सकता है हफ्ते में 2 बार आए, सिर्फ शाम में आके बैठे 4 घंटा हो सकता है। मतलब अलग अलग 10 तरीके हो सकते हैं। सवाल रखना फर्ज है हमारा, है ना? सवाल ठीक है ना? सवाल हाँ, ये बताइए कि सवाल ठीक है। अब इस जारी किए वीडियो से ऐसा प्रतीत होता है कि तीस्ता सीतलवाड़ और उनके साथी वहां पर कोई सर्वे कर रहे थे और वहां बैठे प्रदर्शनकारियों को कुछ सवाल समझा रहे थे। अब क्या ये इसको ट्यूटरिंग कहा जाए कि मध्यस्थ जब पहुंचेंगे अभी सबसे थोड़ी देर में तो उनसे किस तरह के सवाल पूछने चाहिए, या फिर ये एक ओपिनियन पोल, एक सर्वे था जहां पर तीस्ता सीतलवाड़ वहां बैठे प्रदर्शनकारियों को समझा रही थी और उनके साथी ये समझा रहे थे कि देखिए जी ये सवाल पूछें, इसके आप किस तरह से जवाब देंगे, क्योंकि सवाल आपसे पूछे गए हैं, जवाब आपको देना है। ये भी सुना जा सकता है। अब सुप्रीम कोर्ट से मध्यस्थ बनाए गए संजय हेगड़े और साधना रामचंद्रन आज शाहीन बाग थोड़ी देर में आएंगे। अब ये मध्यस्थ शाहीन बाग के प्रदर्शनकारियों से धरने की वजह से बंद रास्ते पर बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में सड़क खुलवाने की मांग पर सुनवाई हुई थी, जिसके बाद कोर्ट ने 3 मध्यस्थ नियुक्त किए, जिनमें वरिष्ठ वकील संजय हेगड़े को मुख्य मध्यस्थ बनाया गया।
अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या क्लियर इंस्ट्रक्शंस आप लोगों को मिला है? क्लियर इंस्ट्रक्शंस की बात नहीं है, वो तो उनका निर्णय है जो अपलोडेड है उस पर उनके सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट पे, उस पर पढ़ा जा सकता। उसमें उन्होंने कहा है कि एक तो ये है कि, और ये मेरे विचार में महत्वपूर्ण एक निर्णय है कि यहाँ तक कि ये प्रोटेस्ट हैं, प्रदर्शन हैं, ये संविधान के तहत जायज़ हैं, और न केवल जायज़ हैं किंतु ये एक बुनियादी हक भी है, एक अधिकार है एक नागरिक का। तो इसमें इनको डिनाई नहीं किया जा सकता है अगर ये इस प्रकार का प्रदर्शन करना चाहते हैं। किंतु जहाँ प्रदर्शन हो रहा है उसके बारे में उन्होंने कुछ शक जाहिर किया कि इससे और जो जनता है और जो नागरिक हैं उनको असुविधा हो रही है। तो इनसे बात किया जाए, लोगों से बात किया जाए जो प्रदर्शन कर रहे हैं, जो उसके इंतज़ाम में हैं, कि किसी और जगह पे वो अपना प्रदर्शन करें ताकि वो उनके आने जाने में आमद-ओ-रफ्त जो कहते हैं उसमें कोई रुकावट ना पड़े। तो ये दो चीज़ें हैं। अवजात हबीबुल्ला जो हैं, जिनको कि कहा गया है कि वो मध्यस्थों के साथ वहां पर उनकी मदद कर सकते हैं ताकि एक रास्ता निकाला जा सका है। उन्होंने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने ये जरूर कहा है कि हाँ, इनका हक बनता है प्रोटेस्ट करने का, लेकिन रास्ता जाम करके दूसरों को तकलीफ पहुंचाकर क्या इस जगह पर प्रोटेस्ट किया जाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये समझने की कोशिश हो रही है कि क्या इस सड़क को खाली कर किसी दूसरे जगह जाने के लिए ये प्रदर्शनकारी तैयार है कि नहीं। जावेद मंसूरी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं शाहीन बाग से। जावेद, वहां पर तीस्ता सीतलवाड़ पर आरोप लगाया गया है बीजेपी द्वारा। बीजेपी के आईटी सेल के प्रमुख जो हैं अमित मालवीय, उन्होंने एक वीडियो ट्वीट किया है कि कल जब तीस्ता सीतलवाड़ वहां पहुंची थी, वो वहां के प्रदर्शनकारियों को समझाने की कोशिश कर रही थी कि किस तरह के सवाल पूछे जाने चाहिए मध्यस्थों से। तीस्ता सीतलवाड़ उनको कोचिंग दे रही थी या खुद का अपना कोई एक ओपिनियन पोल कर रही थी, एक सर्वे कर रही थी? सत्य क्या है? आनंद, जो उस वीडियो में नजर आ रही है, शुरू में वो कहकशा है। हमने उनसे बातचीत की है, थोड़ी देर बाद हम वो देंगे, वो बातचीत अपने दर्शकों को दिखाएंगे। उनका साफ तौर पर ये कहना है वो सवाल तीस्ता सीतलवाड़ के नहीं थे, इन्होंने ही, महिलाओं ने सवाल तैयार किए थे, फिर उनके जवाब भी महिलाओं की तरफ से अलग अलग आए थे जिन्हें नोट किया गया था। फिलहाल हम शाहीन बाग में मौजूद हैं और शाहीन बाग की महिलाएं हमारे साथ हैं। यहाँ पर देखिए किस तरह से जुटी हुई है। आज जो है, हो सकता है कि जो मध्यस्थ करने वाले हैं वो दोपहर बाद किसी भी वक्त पहुंच जाए। दादी है शाहीन बाग की, यहाँ पर उनसे बात करते हैं। दादी, मध्यस्थ आएंगे, बात करेंगे उनसे? अच्छा, आप कल थे यहाँ पर? कल तीस्ता सीतलवाड़ भी आई थी, वो क्या बता रही थी, पता है? नहीं, उन्होंने यही बताया कि जो लोग आएंगे हम उनसे रेस्पेक्टफुली उनकी सुनेंगे, पहले वो क्या बोलेंगे, हम उनसे बात करना चाहते हैं। ठीक है, जितने भी क्लियर हैं, जितने भी पॉइंट्स हम उनको क्लियर करना चाहते हैं, चाहे वो रोड से रिलेटेड हो, चाहे वो हमारे हक के रिलेटेड हो, चाहे सवाल रास्ते को लेकर ही है। क्या आपको लगता है वो रास्ते पर चर्चा करने के लिए वार्ताकार आ रहे हैं? क्या ये कहीं प्रोटेस्ट कहीं और जा सकता है? आप इसके लिए राजी हो? हमें अगर न्याय चाहिए, जस्टिस चाहिए तो यहीं बैठकर चाहिए। जब हमें 2 महीने हो गए हैं भूखे प्यासे ठंड में, तब कोई सुनवाई नहीं हुई, हमें कहीं और लाके डाल देंगे तो कौन सुनेगा हमारी? आप एक बताइए। और ये जो रोड ब्लॉक की बात कर रहे हैं, हम मानते हैं, हम एक्सेप्ट करते हैं कि छोटी सी परेशानी, बस छोटी सी नहीं, बहुत परेशानी हो रही है 2 महीने। उससे भी बड़ी परेशानी एक है, उससे भी बड़ी परेशानी जो इसके खिलाफ इन्होंने ये चीज एक्ट लागू किया है, उससे भी बड़ी ये बात है। जावेद, सबसे बड़ी बात यह है, अगर प्रदर्शनकारी वहां से हटते नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उनको प्रदर्शन का हक है, लेकिन रास्ता जाम कर दूसरों को परेशान करने का हक नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट ये जानना चाहती है कि ये दूसरी जगह हटेंगे कि नहीं। अगर ये नहीं हटे तो फिर कोर्ट की तरफ से ऑर्डर्स आएंगे, तब ये क्या कहेंगे? क्योंकि जो इस तरह से, कल भी आपने कुछ दादियों से बात की, उन्होंने कहा जब तक कानून नहीं हटता, जब तक मोदी यहाँ नहीं आते, हम नहीं हटेंगे। लोगों को परेशानी होती है तो हो। ये रवैया जो है, कोर्ट इसको नहीं मानेगा। कोर्ट का कहना है कि हक है आपका प्रदर्शन करने का, लेकिन दूसरों को परेशान करने का आपको हक नहीं। जावेद, बिल्कुल, देखिए उन्हीं से ये कल से लगातार सवाल पूछा जा रहा है और जो चर्चा होनी है वो इसी मुद्दे पर होनी है। जो वार्ताकार आ रहे हैं कि भाई यहाँ जो आप बैठे हैं, क्या इस
ऐसी कोई संभावना कि यहाँ से कहीं और ये शिफ्ट हो सके? धरना प्रदर्शन हक है, सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बात कही है, और भी महिलाएं हैं हमारे साथ बात करने के लिए, उनसे हम बात करते हैं। कोर्ट ने कल कहा था आपके धरने से दिक्कत नहीं है, आप धरना करिए, वो आपका हक है, लेकिन जो दूसरे लोग भी इसी तरह से खड़े हो सकते हैं कल को, आप इसको कहीं और शिफ्ट क्यों नहीं कर सकते? कहीं और कहाँ लेकर जा सकते? कहीं भी रामलीला मैदान, जंतर मंतर है, कहीं और? नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। जब हमारी बात नहीं मान रहा तो हम भी नहीं मानते। जब हम 2 महीने हो गया, 2 महीने से ऊपर कोई आया है यहाँ से, तो रास्ता कैसे निकलेगा? वो जो सुप्रीम कोर्ट से 2 महीने देखिए कोई आया पूछ नहीं है, उनको बोलिए लेफ्टिनेंट गवर्नर वहाँ दिल्ली के एलजी आए कि नहीं आए, दिल्ली के एलजी आए कि नहीं आए, उनको जावेद पूछिए कि ये इनमें से एक डेलीगेशन जो है ये गृह मंत्री से मिलने क्यों नहीं जाता? दिल्ली के एलजी से भी मुलाकात हुई थी, यहाँ से गई थी, दादियाँ गई थी मिलने के लिए। गृह मंत्री अमित शाह भी कह चुके हैं कि अगर वक्त मांगते हैं 3 दिन के अंदर दे देंगे, तो आप कोई यहाँ से डेलीगेशन क्यों नहीं जाता मिलने के लिए? क्यों टाइम नहीं मांगते? तो जब हम जा रहे हैं तो हमें परमिशन क्यों नहीं दी जाने की? अच्छा, नहीं वो कहाँ गए थे? ये तो रैली निकालने के लिए गए। नहीं, ये तो रैली और मार्च निकालने गए थे ना जावेद, मिलने नहीं गए थे ना। मिलने की अर्जी, एक फॉर्मल एप्लीकेशन आज तक इन प्रदर्शनकारियों की तरफ से नहीं गया है। आप भी जानते हैं अगर मार्च निकलेगा तो कैसे जाने देंगे? कुछ लोग जाएंगे तो मिल सकते? नहीं, सब मिलेंगे, सब मिलेंगे, सब बहुत अपनी बात कह रहे हैं कि सब मिलेंगे और मार्च निकालने की कोशिश की गई थी। देखिए एक बात है, इनके प्रदर्शन का हक है, लेकिन इनको किसी और के हक के ऊपर चढ़कर अपने हक को रखना ये भी ठीक नहीं है। प्रदर्शन करने का इनका हक है, कोर्ट ने कहा है, लेकिन दूसरों को तकलीफ पहुंचाने का हक इनको नहीं है। संविधान के अंदर संविधान के राइट सबको हैं। अगर आपको हक बनता है कि आप प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, किसी बात का विरोध करना चाहते हैं, तो मुझे भी हक बनता है कि मैं किसी चीज का समर्थन करूं, और जो सड़क है, जो कॉमन है, उसका मैं प्रयोग करूं। बीजेपी की तरफ से जीवीएल नरसिम्हा राव का रिएक्शन आया, आइए सुनते हैं। या इंटरलॉक्यूटर्स को जो मैंडेट है, उनको प्रोटेस्टर्स को शाहीन बाग से शिफ्ट करने की, उनको किसी और जगह शिफ्ट करने में ये इंटरलॉक्यूटर्स या एडवोकेट्स सफल होंगे, ये ऐसा हम मानते हैं। और 24 तारीख को जब सर्वोच्च न्यायालय का सुनवाई होगा तो उसमें हम उम्मीद करते हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा स्पष्ट आदेश होंगे शाहीन बाग के प्रोटेस्टर्स को वहां से खुद खाली करने के लिए। जावेद की और रुक करते हैं, जरा जानने की कोशिश करते हैं कितने बजे और किस वक्त आने की संभावना है मध्यस्थों की, और कौन कौन आएंगे? क्या संजय हेगड़े और साधना रामचंद्रन साथ में आएंगे, और क्या वजाहत हबीबुल्ला और अहमदी साहिबा जो हैं, जिन्होंने इंटरवेंशन किया था, क्या वो भी उनके साथ पहुंचेंगे? देखिए अभी बात ये निकल कर आ रही थी कि दोपहर के बाद कभी भी पहुंच सकते हैं, लेकिन आपसे थोड़ी देर पहले उनकी मीटिंग जो है वो चल रही थी, तो यहाँ पर इंतजार हो रहा है कि क्या वो आ जाएंगे, लेकिन अभी तक आधिकारिक रूप से कुछ नहीं कहा गया है, कुछ इनको भी नहीं बताया गया कि किस टाइम आएंगे। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तय किए गए हैं और कोई ऑफिशियल अभी नहीं आया, तो इंतजार ही हो रहा है कि वो क्या कहते हैं और आ जाएंगे कि कब आएंगे। जी जावेद, धन्यवाद आपके अपडेट के लिए। वापस जाएंगे शाहीन बाग जब ये मध्यस्थ पहुंचते हैं, लेकिन अखाड़ा में जाने से पहले एक और खबर, वो भी इंदौर से। मध्य प्रदेश के इंदौर नगर निगम में सीएए के मुद्दे पर बीजेपी और कांग्रेस पार्षदों के बीच जमकर हंगामा हुआ। दरअसल कांग्रेस पार्षद सीएए के खिलाफ बैज लगाकर सदन में आए थे। इसी मुद्दे पर दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए। इस दौरान दोनों पक्षों में कहासुनी की नौबत तक आ गई। देखिए ये दृश्य। तो सीएए पर सियासत जारी है, पर जाते जाते आपको बता दूं कि इंदौर देश का सबसे क्लीन सिटी ही नहीं, अब देश का सबसे साइलेंट सिटी की ओर भी बहुत बड़ी मुहिम छेड़ रहा है। बहुत बड़ा काम आगे करने वाले हैं। तो ये पार्षद भले ही आपस में लड़ रहे हो, लेकिन इंदौर के लिए इनका अब ऑब्जेक्टिव बहुत अच्छा है, बहुत सही है। अखाड़ा में आज बस इतना ही। नमस्ते।